इस गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया के सबसे बड़े खजाने की खोज और एक इंसान के जुनून की दास्तान है। सही कहा। आज हम अटोचा नाम के एक ऐतिहासिक स्पेनिश जहाज और मेल फिशर की वो 16 साल लंबी खोज का विश्लेषण करेंगे। और इसके लिए हमारे पास द हंट फॉर द अटोचा मेल फिशर्स रिलेंटलेस क्वेस्ट से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ एक एडवेंचर कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझेंगे कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो रिस्क, सभार और सर्वाइवरशिप बायस जैसी चीजें कैसे काम करती हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं है, ये इंसानी दृढ़ता की बात करती है। हमारे सोर्सेज उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी फोकस करते हैं जो ऐसे इम्पॉसिबल मिशंस के पीछे होते हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत के लिए हमें 1500 के दशक में जाना होगा। हाँ, जब यूरोपीय जहाज दुनिया भर में भटकते रहते थे। देखो, उनका मेन टारगेट मसाले, धातुएं और ऐसी विदेशी वस्तुएं खोजना होता था। हमारे नोट्स बताते हैं कि उस दौर में भारत मसालों का बहुत बड़ा केंद्र था। और उसी समय के आसपास नॉर्थ और साउथ अमेरिका की भी खोज हुई थी। मतलब उस दौर का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। अगर हम इसको आज के मॉडर्न टाइम से जोड़ें तो उस समय स्पेन एक तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह काम कर रहा था। वेंचर कैपिटलिस्ट? हाँ, बिल्कुल। वो इन समुद्री यात्राओं में भारी पैसा इन्वेस्ट करते थे। एक जहाज भेजना कोई छोटा काम नहीं था। अगर जहाज वापस आ गया तो इकोनॉमी बदल जाती थी। और अगर डूब गया तो सब खत्म। एग्जैक्टली सब खत्म। और बिल्कुल इसी हाई रिस्क वाले माहौल में 1622 में अटोचा नाम का एक स्पेनिश जहाज हवाना के बंदरगाह से स्पेन के लिए निकला। हवाना, जो आज के क्यूबा में है। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार जहाज पर कॉफी, मसाले, कोको और रंग जैसी ढेरों चीजें लदी हुई थी। लेकिन अटोचा कोई आम कार्गो शिप नहीं था। उस पर असली खजाना तो कुछ और ही था। वही तो। उस पर लगभग 40 टन सोना, चांदी, तांबा और बेशकीमती रत्न थे। जरा सोचिए सब लोग, 40 टन खजाना। ये किसी तैरते हुए बैंक जैसा था। लेकिन समंदर को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। यात्रा शुरू होने के कुछ ही किलोमीटर्स बाद एक भयंकर तूफान आया और 28 जहाजों का वो पूरा बेड़ा उस तूफान में बुरी तरह फंस गया। उन 28 जहाजों में से 8 जहाज तो सीधे समंदर के तल में डूब गए और बदकिस्मती से अटोचा भी उन्हीं में से एक था। जो 20 जहाज बचे वो किसी तरह वापस हवाना लौट गए। जब ये खबर स्पेन पहुंची होगी तो सोचिए कैसा पैनिक मचा होगा। 40 टन खजाना पानी में चला गया था। स्पेन की सरकार चुप तो नहीं बैठने वाली थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया, बड़े हुक्स डाले और यहाँ तक कि गुलाम गोताखोरों को भी काम पर लगा दिया। डेस्परेशन का लेवल ये था कि उन गुलामों को आजादी का लालच दिया गया था। अगर खजाना मिला तो आजादी, लेकिन क्या उन्हें कुछ मिला? उन्हें दूसरे डूबे हुए जहाज से लगभग 350 चांदी की ईंटें मिली। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट? वो चांदी अटोचा की थी ही नहीं। अटोचा का असली खजाना उनकी पहुंच से बहुत दूर समंदर की गहराई में दफन हो गया था। और दस्तावेजों के अनुसार वो अगले लगभग 350 सालों तक वहीं खामोश पड़ा रहा। 350 साल, एक लंबा वक्त। और यहीं से हमारी कहानी 350 साल आगे जंप करती है। यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर मेल फिशर की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड से आते थे। मुझे तो बहुत फनी लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर हंटर्स में से एक का बैकग्राउंड क्या था? वो एक मुर्गी पालक था। हाँ, एक चिकन फार्मर जो पार्ट टाइम बढ़ई यानी कारपेंटर का काम भी करता था। कोई सोच भी नहीं सकता कि मुर्गियां पालने वाला एक इंसान स्पेनिश जहाजों का रहस्य सुलझाएगा। यही बात इस कहानी को खास बनाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मेल की पोस्टिंग यूरोप में हुई थी, जहां उसने डाइविंग शुरू की। और युद्ध खत्म होने के बाद जब वो वापस अमेरिका आया तो उसने स्कूबा गियर खरीद लिया। उस जमाने में स्कूबा गियर बहुत रेयर था। और यहाँ पर उसका बढ़ाई वाला दिमाग काम आया। जब ऑक्सीजन टैंक खाली हो जाता तो उसे भरने का कोई तरीका नहीं था, तो उसने अपने गैराज में ही एक सेटअप तैयार कर लिया अपना टैंक भरने के लिए। ये एक छोटी सी जरूरत थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यहीं से उसका स्कूबा डाइविंग का बिजनेस शुरू हुआ। वो लोग डाइविंग पर ले जाने लगा, सर्टिफिकेट देने लगा।
एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने से वो एक नए फील्ड का एक्सपर्ट बन गया। सही बात है। फिर आता है साल 1963। किप वैगनर नाम के एक ट्रेजर हंटर ने मेल से कांटेक्ट किया। किप के पास हिस्टोरिकल नॉलेज थी, पर डाइविंग नहीं आती थी। हाँ, वो बीच पर मेटल डिटेक्टर लेकर घूमता था। उसे डीप सी डाइविंग के लिए मेल की जरूरत थी। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। दस्तावेजों के मुताबिक लगभग 1 साल तक उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरे 307 दिनों तक समंदर में उन्हें सिर्फ कचरा मिला, पुराने जाल और सेना का पुराना सामान। सोचिए, 307 दिन की नाकामी, रोज खाली हाथ लौटना। पर 360 दिन की इस नाकामी के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। मेल ने एक नाव पर एक पावरफुल वाटर पंप लगाया। ये पंप पानी को नीचे धकेलता था ताकि साफ पानी मिले और विजिबिलिटी बढ़े। लेकिन इसका एक फायदा ये भी हुआ कि समंदर के तल पर जमा सदियों पुरानी रेत उड़ने लगी। और 361वें दिन जब रेत हटी तो उन्हें 1000 से ज्यादा सोने के सिक्के दिखाई दिए। 1000 सोने के सिक्के? 1964 में इसकी कीमत लगभग $3.5 मिलियन थी। $3.5 मिलियन? इस एक मोमेंट ने मिल फिशर का दिमाग पूरी तरह बदल दिया। अब ये सिर्फ हॉबी नहीं थी, एक ऑब्सेशन बन चुका था। 1969 में वो अटोचा को खोजने के लिए फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया। और यहाँ उसने एक हिस्टोरियन से संपर्क किया। उस हिस्टोरियन ने क्या बताया? उसने बताया कि अब तक हर कोई गलत जगह पर खोज कर रहा था। असली जगह पश्चिम यानी वेस्ट में थी। ट्रांसलेशन में गलती थी। हाँ, और जैसे ही उन्होंने नई लोकेशन पर खोजना शुरू किया, उन्हें रिजल्ट्स मिलने लगे। 3 महीने के अंदर उन्हें 15 फुट का एक एंकर मिला। फिर 1973 में 3 चांदी की ईंटें मिली। और जब उन ईंटों के रिकॉर्ड मैच किए गए तो वो अटोचा के रिकॉर्ड से मिल गए। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया था। बीच बीच में मिलने वाले छोटे खजाने उनका खर्चा निकाल रहे थे। पर कहानी यहाँ इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। नहीं, 1975 में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। क्या हुआ था एग्जैक्टली? मेल के बेटे को समुद्र के तल में तोपें यानी कैनन्स मिली थी। उन्हें निकालने की कोशिश में नाव पलट गई। ओह! इस हादसे में मेल के बेटे, उनकी बहू और क्रू के एक मेंबर की जान चली गई। ये सुनकर ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पिता के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है? मुझे लगता है कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ सब कुछ छोड़ देता। तुम्हें बताएंगे? देखिए, जब हम किसी चीज में बहुत ज्यादा वक्त, पैसा या इमोशन लगा देते हैं तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिल को लगा होगा कि अगर वो पीछे हटा तो उसके बेटे की जान बेकार चली जाएगी। बिल्कुल वही। अटोचा को खोजना अब सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये उस ट्रेजेडी को एक मतलब देने का तरीका बन गया था। अगर वो रुक जाता है तो सब कुछ हार जाता है। पर इस ट्रेजेडी के अलावा ब्यूरोक्रेसी भी उसके पीछे पड़ गई थी। हाँ, जब अमेरिकी सरकार को पता चला कि खजाना मिल रहा है तो उन्होंने अपना दावा ठोक दिया। उनका लॉजिक था कि खजाना यूएस वाटर्स में मिला है तो वो सरकार का है। एक बहुत बड़ा सवाल है ये, किस पर हक होना चाहिए, जिसने ढूंढा या सरकार का? मेल ने खजाना छोड़ने से मना कर दिया और फिर शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई 9 साल तक। 111 हियरिंग्स हुई इस दौरान। लेकिन 1982 में एक बड़ा बदलाव आया। इंटरनेशनल वाटर्स की रेखाएं फिर से खींची गईं। और इस नए मैप के अनुसार जहां चांदी मिली थी वो जगह अमेरिकी सीमा से बाहर हो गई। वो इंटरनेशनल वाटर्स में आ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और फाइनली मेल फिशर को अपने खजाने पर 100% अधिकार मिल गया। ये लीगल जीत बहुत बड़ी थी। और फिर आया साल 1985। बेटे की मौत के 10 साल बाद मेल की टीम को फाइनली असली खजाना मिल ही गया। द मदर लोड। 40 टन चांदी, 125 सोने की ईंटें, 1 लाख से ज्यादा कीमती पत्थर। उस वक्त इसकी वैल्यू $450 मिलियन आंकी गई थी। $450 मिलियन। ये हिस्ट्री की सबसे अमीर शिपरेक रिकवरी थी। पर क्या ये स्टोरी सिर्फ लगातार लगे रहने का पाठ पढ़ाती है? यहीं पर मैं सर्वाइवरशिप बायस की बात करना चाहूंगी। हम सर्वाइवरशिप बायस को इस स्टोरी से कैसे जोड़ सकते हैं? हम मेल फिशर की स्टोरी इसलिए जानते हैं क्योंकि वो जीत गया। हम उन हजारों लोगों के बारे में नहीं जानते जो बरसों तक कोशिश करते रहे और उन्हें कुछ नहीं मिला। मतलब हम सिर्फ जीतने वालों को देखते हैं और हारी हुई कोशिशों को भूल जाते हैं। सही कहा। अगर हम इस सक्सेस को ध्यान से देखें तो फंडिंग का भी बहुत बड़ा रोल था। हाँ, अगर 1964 में वो पहला 3.5 मिलियन का खजाना नहीं मिलता तो वो 16 साल सरवाइव कैसे करते? वही बात है, अगर बीच बीच में छोटे खजाने नहीं मिलते तो मिशन बहुत पहले बंद हो गया होता। तो ये सिर्फ जिद नहीं थी, स्मॉल विन्स और प्रॉपर फंडिंग की भी कहानी थी। बिल्कुल। आज की स्थिति देखें तो आपको हैरानी होगी। दस्तावेज बताते हैं कि $450 मिलियन का खजाना
पूरी संपत्ति का सिर्फ एक हिस्सा है। जहाज का मलबा कई हिस्सों में बिखरा हुआ था। मेल फिशर का निधन हो चुका है, लेकिन उनका परिवार आज भी बाकी खजाने की तलाश में जुटा है। ये एक ऐसी तलाश है जो शायद कभी खत्म नहीं होती। और यही बात हम सभी सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाती है। क्या विचार? अगर 381वें दिन मेल फिशर को वो छोटा खजाना नहीं मिलता, तो क्या वो अटोचा तक पहुंच पाता? शायद नहीं। तो सवाल ये है कि क्या किसी असंभव लक्ष्य के पीछे बिना रुके भागते रहना समझदारी है, या हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि रास्ते में हमें कितनी छोटी जीतें मिलती हैं? क्या वो छोटे खजाने ही आगे बढ़ने का असली फ्यूल है? ये सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि कभी-कभी इंसानी जिद समंदर की गहराइयों से भी बड़ी होती है।